हेलो गाइस, वेलकम टू रिसेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। हाल ही में समाचारों में रहा वुड वाइड वेब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमें फर्स्ट दे रखा है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पुनर्नवीनीकरण हेतु एक वैश्विक पहल है। सेकेंड वाला है माइकोराइजल कवकों का एक सहजीवी नेटवर्क जो भूमिगत पौधों की जड़ों को जोड़ता है। थर्ड वाला है वानिकी शोधकर्ताओं द्वारा वास्तविक समय डेटा साझा करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक डिजिटल संचार प्रणाली। फोर्थ, उपग्रह डेटा का उपयोग करके वन स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक तकनीकी मंच। हमें इसमें से बताना है किससे संबंधित है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बी। माइकोराइजल है हमारा कवकों को एक सहजीवी नेटवर्क जो भूमिगत पौधों की जड़ों को जोड़ता है, यह इससे संबंधित है। वुड वाइड वेब जो माइकोराइजल कवक द्वारा निर्मित भूमिगत नेटवर्क को संदर्भित करता है जो जंगलों में पौधों और पेड़ों की जड़ों को जोड़ता है। यह सहजीवी संबंध पौधों को पोषक तत्वों, पानी और रासायनिक संकेतों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। कवकों को पौधों से शर्करा प्राप्त करने में लाभ होता है, जबकि पौधों को कवकों से आवश्यक जो है यहाँ पे खनिज तथा पोषण तत्व जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यह नेटवर्क पौधों को संकट के संकेत जैसे कि कीटों या सूखे के कारण उत्पन्न होने वाले संकेत संप्रेषित करने में मदद करता है, जिससे पड़ोसी पौधों को रक्षात्मक तंत्र तैयार करने में मदद मिलती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है यह मुख्य रूप से CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं या मुख्यतः शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से फैलता है। सेकेंड वाला यह मुख्यतः शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से फैलता है। थर्ड वाला इसका प्रबंधन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग करके किया जा सकता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। HIV का मतलब है ह्यूमन्स इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एक ऐसा वायरस है जो मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का आक्रमण करता है। यह मुख्य रूप से CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकर्णिका को लक्षित करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जो संक्रमण और रोगों के प्रतिरोध की शरीर की क्षमता के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। समय के साथ HIV प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर की संक्रमणों और कैंसर के प्रति संवेदनशील हो जाता है। HIV मुख्यतः रक्त, वीर्य, योनि द्रव्य और स्तन दूध जैसे कुछ शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से संक्रमित होता है। इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। यह वायरस व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, जिससे वह एक वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स चरण में प्रवेश कर जाता है, जहां वह कई संभावित घातक संक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। यद्यपि वर्तमान में इस संक्रमण का कोई उपचार नहीं है, फिर भी एंटी रेट्रोवायरल जो है थेरेपी का उपयोग करके इस रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका आंसर थर्ड है वो भी सही है। ये दवाएं शरीर में जो वायरस की जो प्रतिकृति को बाधित करती है, जिससे CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में मेगालिथिक महापाषाण स्थलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट है महापाषाण संस्कृति का मुख्य संकेंद्रण पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। सेकंड वाला महापाषाण स्थलों पर पाए गए जो है शैल चित्रों में शिकार, पशु आक्रमण और समूह नृत्य के दृश्य दर्शाए गए हैं। थर्ड वाला है विदर्भ और जूना पानी और तमिलनाडु में आदिचनल्लूर जो है हमारा प्रमुख महापाषाण स्थल है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारा सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। जो हमारा महापाषाण संस्कृति का मुख्य संकेंद्रण कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? दक्कन में है। कौन सा? गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है, ना कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी होगा। मेथालिथिक महापाषाण संस्कृति का एक प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा को संदर्भित करती है, जिसकी विशेषता बड़े पत्थर की संरचनाओं या स्मारकों का निर्माण करना है, जिससे मेथालिथिक महापाषाण के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मगिरी उत्खनन से दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृतियों का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा के बीच में पता चलता है। महापाषाण संस्कृति का मुख्य संकेंद्रण दक्कन में है, विशेष रूप से गोदावरी नदी के दक्षिण में। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है।
यह पंजाब के मैदानों में सिंधु गंगा बेसिन, राजस्थान, गुजरात और जम्मू और कश्मीर के बुर्ज होम में फैली हुई है, जिनमें सेराई कला बिहार, खेड़ा उत्तर प्रदेश और देवसा राजस्थान में प्रमुख स्थल है। महापाषाण स्थलों पर पाए गए शैल चित्रों में शिकार, मवेशियों पर हमले और समूह नृत्य के दृश्य दर्शाए गए हैं, इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। दक्षिण भारत में मेगालिथिक काल एक पूर्ण विकसित लोह युग संस्कृति का प्रतीक था, जहाँ लौह प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग किया गया था। इसका प्रमाण विदर्भ के जूना पानी से लेकर तमिलनाडु के आदित्य नल्लूर तक पाए गए लोहे के हथियारों और कृषि उपकरणों से मिलता है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक मृदा सम्मेलन GSC जो हमारा 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा, इसका आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था। सेकेंड वाला, इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस बात पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना था कि जो हमारी मिट्टी की देखभाल विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। थर्ड वाले सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत में 70% से अधिक मृदा जो अपरदन के कारण क्षरण का सामना कर रही है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर क्या होगा? ए। हमारा इसमें केवल हमारा फर्स्ट सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड और थर्ड है वो रॉन्ग है इसका आंसर। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। वैश्विक मृदा सम्मेलन GSC जो हमारा 2024 से भारतीय जो मृदा विज्ञान सोसाइटी है के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत मृदा संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। सॉरी, इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट सेकंड वाला है वो राइट है। तो हमने यहाँ पर देखा था अभी कि जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना था कि किस तरह मृदा की देखभाल विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। विषय खाद्य सुरक्षा से परे मृदा की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। GSC 2024 की मुख्य विशेषताएं हैं, मृदा स्वास्थ्य को एक गंभीर मुद्दा माना गया है, जिससे मृदा क्षरण से उत्पादकता प्रभावित हो रही है तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। भारत की लगभग 30% मिट्टी कटाव, लवणता, प्रदूषण और कार्बनिक हानि के कारण कथित तौर पर क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही नहीं है। सम्मेलन में मृदा क्षरण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा? हमारा ए। इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, केवल इसमें हमारा सेकेंड वाला सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, G20 राष्ट्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 95% से अधिक तथा विश्व की लगभग 60% जनसंख्या में योगदान है। सेकेंड वाला है, G20 रियो डी जेनेरियो नेताओं का घोषणा पत्र 2024 अति धनवानों की प्रगतिशीली और प्रभावी जो कराधान का समर्थन करता है। थर्ड वाला, भारत पहला G20 देश है जिसने पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा कर लिया। हमें इसमें से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड और थर्ड सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। G20 राष्ट्रों का जो वैश्विक यहाँ पर है, सामूहिक वैश्विक जो है यहाँ पर, तो क्या परसेंटेज है उसका? 85%। और जो वैश्विक निर्यात का है यहाँ पर, तो वैश्विक निर्यात का क्या होगा? 75%। और जो जनसंख्या का है, तो जनसंख्या का क्या योगदान है हमारे यहाँ पर? तो 80% योगदान जनसंख्या का है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा? बी। G20 का वैश्विक आर्थिक प्रभाव, G20 राष्ट्र सामूहिक रूप से वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 85%, वैश्विक निर्यात का लगभग 75% और विश्व की लगभग 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। यह G7 जैसे पुराने ब्लॉकों की तुलना में विश्व की अर्थव्यवस्था का अधिक विविध और स्पष्ट प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। G20 रियो डी जेनेरियो नेताओं के घोषणा पत्र कर सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय संप्रभुता के सम्मान पर बल दिया जाता है। अधिक अमीरों पर कर लगाना, घोषणा पत्र में अधिक अमीरों पर प्रगतिशील और प्रभावी कर लगाने की वकालत की गई है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है।
बहुपक्षवाद घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया प्रशांत जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के बेहतर प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। G20 ने भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 मिलियन लोगों को नकद हस्तांतरण और 150 मिलियन बच्चों को स्कूल भोजन उपलब्ध कराना है। G20 रियो घोषणा पत्र में भारत की क्षेत्रीय प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। पेरिस समझौते का लक्ष्य, भारत पहला G20 देश है जिसने पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व कर लिया गया था, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। भारत ने नवंबर 2021 में ही गैर जीवाश्म ईंधन 40% स्थापित विद्युत क्षमता का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट और जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के नए लक्ष्य के अंतर्गत 200 गीगावाट की क्षमता हासिल कर ली है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, इसका तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन में कमी या निष्कासन से है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य टन में मापा जाता है। सेकंड वाला, प्रत्येक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 या उसके समतुल्य उत्सर्जन की अनुमति देता है। थर्ड वाला, क्रेडिट उन परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित या कम करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रमाणित होते हैं। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट या कार्बन ऑफसेट से तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन में कमी या निष्कासन से है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य टन में मापा जाता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में प्रस्तुत की गई थी तथा पेरिस समझौते 2015 द्वारा इसे और मजबूत किया गया, जिसका उद्देश्य कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को कम करना है। प्रत्येक कार्बन में क्रेडिट का 1 टन CO2 या उसके समतुल्य उत्सर्जन की अनुमति देता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। ये क्रेडिट उन परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित या कम करते हैं और सत्यापित कार्बन मानक और गोल्ड स्टैंडर्ड्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रमाणित होते हैं, इसलिए जो थर्ड भी सही है, इसका आंसर सी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि है। सेकंड वाला है, राजस्थान के नागौर और जयपुर के जिलों में अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। थर्ड वाला, इसकी पारिस्थितिकी महत्व के कारण इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। हमें इसमें से बताना है कौन सी झील का सबसे बेहतर वर्णन है। फर्स्ट हमें दे रखा है चिल्का झील, सेकंड दे रखा है सांभर झील, थर्ड दे रखा है लोकतक झील और फोर्थ दे रखा हमें पुलिकट झील। हमें बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, सांभर झील का सबसे अच्छा वर्णन है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे जल की आर्द्रभूमि है जो राजस्थान के नागौर और जयपुर जिलों में अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह राजस्थान में नमक उत्पादन का एक स्रोत है। इसके पारिस्थितिक महत्व के कारण इसे वर्ष 1990 में रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था और नवंबर से फरवरी तक यह झील फ्लेमिंगो सहित हजारों प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। मानसून के दौरान इस झील में कूटस, ब्लैक विंग्स, जो स्टल्ट और सैंड पाइपर और रेड सेंक जैसे पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ओटावा कन्वेंशन 1997 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा ओटावा कन्वेंशन, जैसे एंटी पर्सनल माइन बेन संधि के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कल्सर युद्ध सामग्री के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। सेकंड वाला, अमेरिकी, रूस और भारत ओटावा कन्वेंशन के पक्ष में नहीं है। हमें इसमें से बताना है कौन से कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। जो हमारा यहाँ पर ओटावा कन्वेंशन है, क्या है ये, जिसे एंटी पर्सन माइन बेन संधि के नाम से जाना जाता है, तो इसे यहाँ पर किसके नाम से जाना जाता है, एंटी पर्सनल लैंड माइन के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कल्चर युद्ध के सामग्री के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। तो नहीं, ये किसके लिए, एंटी पर्सनल लैंड माइन के युद्ध के सामग्री के उपयोग, उत्पादन और भंडारण के लिए स्थानांतरण जो स्थापित करता है, तो इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी। के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। ओटावा कन्वेंशन 1997 जैसी एंटी पर्सनल माइन बेन संधि के रूप में भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो एंटी पर्सनल लैंड माइन के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण पर स्थापित है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण एवं हस्तांतरण को रोकता है। हमारा 18 सितंबर 1997 को ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय एंटी पर्सनल लैंड माइंस पूर्ण प्रतिबंध पर राजनयिक सम्मेलन द्वारा इसे अपनाया गया और 1 मार्च 1999 को इसे लागू किया गया। अमेरिकी, रूस, भारत इस समझौते में पक्षकार नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, बी इसका आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। सेकेंड वाला, केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 पेश किए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारा सेकंड सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, यहाँ पर कौन सा है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जो हमारा ओवर द टॉप से तात्पर्य पारंपरिक प्रशासन विधियों और दरकिनार करते हुए इंटरनेट के माध्यम से सामग्री वितरित करने वाली स्ट्रीमिंग सेवाओं से है। OTT प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है, जिससे सामग्री का अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इसलिए हमारा फर्स्ट टेबल सही नहीं है। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 पेश किए। इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें सेकेंड भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, मार्गदर्शिता पिनाका शस्त्र प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे कि प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किया गया है। सेकेंड वाला यह अपनी गतिशीलता के प्रसिद्ध है तथा इसका उन्नत संस्करण 120 किमी और 300 किमी की दूरी तक उड़ान भर सकता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? ए। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। यह अपनी गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध है और तथा इसका उन्नत संस्करण 120 और 300 किमी दूरी तक उड़ान भर सकता है। नहीं, तो ये क्या हमारा अभी 70 से लेकर के 80 किमी जो हमारा लेकर के 120 से उड़ान भर सकता है, लेकिन कब? वर्तमान में तो अभी हमारा क्या चल रहा है? 80 से लेकर के 100 तक। तो इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसमें केवल हमारा फर्स्ट सही है। यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे DRDO की प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो हमारा द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर फर्स्ट सही है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया पिनाका एक बहुमुखी और उच्च परिशुद्धता वाला रॉकेट सिस्टम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मार्गदर्शिता पिनाका सशस्त्र प्रणाली सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। यह परीक्षण तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ओरिजिनल स्टाफ क्वालिटेटिव जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के तहत किए गए हैं। प्रमुख इसकी विशेषताएं, यह अपनी गतिशीलता, तीव्र प्रतिक्रिया और दुश्मन के लक्ष्यों पर केंद्रित मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। सशस्त्र प्रणाली के प्रारंभिक संस्करण को मार्क फर्स्ट कहा जाता था, जिनकी मास्क जो क्षमता 40 किलोमीटर थी। उन्नत संस्करण का जो पिनाका मार्क 2 की मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर है, जिसे भविष्य में 120 और 300 किमी तक बढ़ाने की योजना है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। लॉन्चर उत्पादन एजेंसी द्वारा अपग्रेड किए गए 2 इन सर्विस पिनाका लॉन्चरों से प्रत्येक उत्पादन एजेंसी 12 रॉकेट का परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।